हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी फॉर यू हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये चैनल यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, अदर सिविल्स, अदर एग्जामिनेशंस जिसमें ज्योग्राफी के सवाल पूछे जाते हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। ये चैनल उन सभी विद्यार्थियों के लिए ख़ास तौर से ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है जो ज्योग्राफी को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं और ज्योग्राफी से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम ज्योग्राफी के ऑप्शनल क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि इस घटना चक्र किताब में दिए हुए हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं हर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम प्लस यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो आइए देखते हैं। समान भूगोल, भारत एवं विश्व रिवीजन नोट्स के साथ इसमें दिया हुआ रहता है। तो आइए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये किताब घटना चक्र का है, 2019 हल प्रश्न पत्र। आइए पहले प्रश्नों को देखते हैं कि किस किस एग्ज़ाम का ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आईएएस प्री परीक्षा, उत्तर प्रदेश प्री परीक्षा, ये उत्तराखंड पीसीएस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। तो इन सभी एग्ज़ामों को ये किताब में इन सभी एग्ज़ामों के प्रश्न दिए हुए हैं। तो आइए इसमें क्या क्या सिलेबस है पहले उसे एक नज़र देख लिया जाए। पहला, भारत का भूगोल, उसमें समान परिचय है, क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, समवर्ती देश। फिर भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण एवं मध्य भारत के पर्वतीय श्रेणी एवं पहाड़ियाँ, पर्वत चोटियाँ, घाटियाँ, दर्रे, हिमरेखा एवं हिमनाद, पठार, तटीय भाग, भारत का तटरेखा, पूर्वी एवं पश्चिमी तट, द्वीपीय समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, अरब सागर के द्वीप समूह। फिर तीसरा पार्ट है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। चौथा, प्रजाति एवं जनजाति। पांचवा भाग है भाषाएं। छठा भाग अववाद तंत्र, जिसमें गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, दक्षिण भारत नदी तंत्र, अन्य नदियाँ, नदियों के किनारे स्थित नगर, प्रताप और झीलें। सातवां पार्ट जलवायु, जलवायु में मानसून, वर्षा, शीतकालीन वर्षा। आठवां प्राकृतिक आपदाएं। फिर मिट्टियाँ, प्राकृतिक वनस्पति, सिंचाई एवं नहरें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, कृषि, हरित क्रांति, खाद्यान्न फसलें, नगदी फसलें, तिलहन, दलहन, रेशम, बागवानी फसलें। झूमी कृषि, कृषि विविध, पशुपालन, खनिज संसाधन, विद्युत ऊर्जा, उद्योग, भारत में अनुसंधान केंद्र, परिवहन, पर्यटन स्थल, विविध। तो इतना भारत के भूगोल के बारे में चर्चा की हुई है इसमें। भारत के भूगोल के बारे में यहाँ चर्चा की हुई इतना इसमें। अब ये विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में ब्रह्मांड है पहले, इसमें समान अवधारणा है। फिर सौरमंडल है, फिर शुक्र, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण एवं प्लूटो। फिर चंद्रमा है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु, उल्का। फिर हमारे पृथ्वी के बारे में दूसरा पार्ट, उसमें अक्षांश है, देशांतर है, विषुवतीय रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, दिन रात, पृथ्वी की उत्पत्ति, भूगर्भिक इतिहास। फिर तीसरा पार्ट है चट्टानें, फिर ज्वालामुखी, भूकंप, महाद्वीप। फिर विश्व की पर्वत श्रेणियाँ, पठार, घाटियाँ, शुष्क प्रदेश, मरुस्थल, घास के मैदान, विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं। फिर अधीन क्षेत्र, स्थल, रुद्र देश, देश के पुराने नाम, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, देश की राजधानियाँ, विश्व के नगर, भौगोलिक उपनाम, जलमंडल, विश्व के प्रमुख समुद्र, महासागरीय धारा, लवणता, ज्वार भाटा, महासागरीय गर्त, विश्व की नदियाँ, नदी किनारे स्थित नगर, नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप, द्वीप, झीलें एवं जलप्रपात, जलडमरू, मध, नहरें, विश्व के प्रमुख बांध, प्रवाल भित्तियाँ, वायुमंडल, सूर्य तापमान, चक्रवात, आर्द्रता, वायुदाब, बादल, हवाएं, स्थानीय हवाएं,
वन, विश्व जलवायु, मृदा, प्रजाति जनजाति, भाषाएं। आर्थिक भूगोल के कुछ पाठ इसमें हैं। आर्थिक भूगोल में कृषि एवं पशुपालन, खनिज, नगर एवं उद्योग, परिवहन, पतन बंदरगाह, मानचित्र और विविध। तो इतना विश्व के भूगोल के बारे में दिया हुआ है। तो आप सब यहाँ देख रहे हैं कि ये इतना भारत का भूगोल के बारे में दिया हुआ है और ये इतना विश्व के भूगोल के बारे में चर्चा की हुई है इस किताब में। इन सभी का प्रश्न इसमें है, उसका सॉल्यूशन है, उत्तर के साथ सॉल्यूशन है। तो आइए शुरू करते हैं भारत का भूगोल सामान्य परिचय से। पहले इससे पढ़ेंगे, फिर इसका क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कहाँ क्या हो रहा है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। चीन के बाद बड़ा देश है। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब ये गलत हो गया, अब ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2,333 किलोमीटर है। तो ये विश्व का मानचित्र है। इसमें कुछ बड़े देश के नाम दिखाए गए हैं, जैसे 1 पे रूस है, 2 पे कनाडा है, 3 पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, 4 पे चीन है, 5 में ब्राज़ील है, 6 पे ऑस्ट्रेलिया है, 7 में भारत है, 8 में अर्जेंटीना है, 9 में कजाकिस्तान है। और ये नीचे देखते हैं फिर। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 6,38,588 गाँव थे, जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गाँव की संख्या 6,40,932 है, मतलब गांव की संख्या बढ़ गई है। अब आइए प्रश्न में। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, यह गलत है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ है, यह सही है। तो इसके कूट का उत्तर देना है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, नहीं, यह गलत है। आधा भारत कर्क रेखा के नीचे और आधा भारत कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है, तो ये सही है। तो 2 और 4 सही है, तो 2 और 4 इसमें डी सही है। आइए इसका क्या विवरण दिया हुआ है यही पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2006 का पूछा हुआ था। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित के अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 और कथन 3 गलत है। भारत स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए है एवं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक समय निर्धारण करने के लिए किया जाता है। अतः कथन 2 और 4 सही है। और ये दूसरा क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 5वां गलत, 6ठा गलत, 7वां सही, 8वां गलत, तो सी होगा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। तीसरा क्वेश्चन। भारतवर्ष आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, गलत। 6ठा सबसे बड़ा देश है, गलत। 7वां सबसे बड़ा देश है, सही। उपयुक्त में से कोई नहीं, गलत। तो ये एमपी पीसीएस 2010 का था, ये झारखंड पीसीएस 2016 का था।
आइए नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति 16% जनसंख्या है। गलत। संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। हाँ, ये सही है। संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या। गलत। संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या। ये गलत। तो इसका भी सही है। ये बीपीएससी का है 1994। तो आइए इसका विवरण देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या निवास कर रही है। अतः निकटतम सही उत्तर विकल्प बी है। ठीक है। भारतवर्ष का लगभग कितना गांव है? तो डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 6,40,000 के आसपास गांव हो गया अब। तो यह देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,40,932 है। अतः विकल्प डी सही होगा। यह भी पीएसएस 2010 का प्रश्न था। फिर निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3,03.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। भारत राज्यों की संख्या 26 है। ये गलत है। बाकी इसमें 3 सही है। तो आंसर हो गया डी। ये झारखंड पीसीएस 2016 का प्रश्न पूछा हुआ था। इसका विवरण देखते हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। फिर आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार। भूपृष्ठ पर विषुवतीय रेखा इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांशीय कहा जाता है। मतलब ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया भूपृष्ठ या इक्वेटर 0 डिग्री। यहाँ से जितना डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ से जितना डिग्री का एंगल पे रहेगा वो इसका अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। अक्षांश रेखा का वह काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। अक्षांश को अंशों, मिनटों और सेकेंडों में दर्शाया जाता है। मतलब इसे अंश, डिग्री, मिनट और सेकेंड में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाला 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवतीय वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। मतलब ये इसके ऊपर जितना हो गया नॉर्थ हो गया उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे जितना हो गया साउथ हो गया दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ फिगर से समझाया हुआ है। ये भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी हो गई, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में जितना होगा वो उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिण में जो होगा उससे दक्षिणी गोलार्ध, और ये दक्षिण में जितना अक्षांश होगा वो सभी दक्षिण अक्षांश रेखा, और उत्तर में जितने अक्षांश रेखा होंगे वे सभी उत्तर अक्षांश रेखा कहलाएंगे। फिर ये देखिए, ये ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री, जो कि लंदन से पास करता है। इसे प्रधान यम उत्तर रेखा भी कहा जाता है। इसके पूर्व में जितना भी लाइन होगा सब पूर्व देशांतर रेखा होगा, और इससे पश्चिम में जितना भी देशांतर रेखा होगा सब पश्चिमी देशांतर रेखा कहेंगे। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांशीय रेखा तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांशीय रेखा होंगी। इस प्रकार विषुवतीय वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179, 89 प्लस 89 प्लस 1 होगी, किंतु 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होगी। तो यहाँ कहना यह है कि 0 डिग्री से दक्षिण में 89 और उत्तर में 89, क्योंकि जो 90 डिग्री का अक्षांश होगा वो रेखा नहीं होगा, वो बिंदु होगा। तो बिंदु होगा तो बिंदु को अक्षांश रेखा में नहीं गिनेंगे। तो यहाँ 89 उत्तर
प्लस 89 दक्षिण प्लस 1 0 डिग्री, तो ये कुल हो गया 179 डिग्री। 179 अक्षांशीय रेखा होती है टोटल, क्योंकि 0 जोड़ा जाएगा और एक उत्तर का हटाया जाएगा, एक दक्षिणी ध्रुव का हटाया जाएगा, क्योंकि ये बिंदु होती है, अक्षांशीय रेखा नहीं होती है। और दो अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान एवं उत्तर रेखा ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान एवं उत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान एवं उत्तर से पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा समानांतर नहीं होती। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखा के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। मतलब यहाँ ये जो देशांतर रेखा है, इन दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी घटती और बढ़ती रहती है। जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये रेखा की दूरी घटेगी, और मध्य में भूमध्य रेखा के बीच आएंगे तो ये दूरी बढ़ेगी, और ये अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर की होती है। और ये दो देशांतर रेखा पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। कोई भी 2 देशांतर रेखा पूरे पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है। और ये प्रधान एवं उत्तर रेखा 0 डिग्री मेरिडियन ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जो कि लंदन में स्थित है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 28 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण के दोनों कटिबंधीय में है। मतलब ये है कि भारत का विस्तार जो है उष्ण मतलब गर्मी वाले और उपोष्ण गर्मी प्लस सर्दी दोनों वाले क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत का विस्तार, आइए प्रश्नों को देखते हैं। अब ये बीपीएससी 1994 का प्रश्न है। भारत विस्तृत है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिणी के बीच। गलत। 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 दक्षिणी के बीच है, ये भी गलत। 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच है, ये भी गलत। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत को लगभग बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है, इसका आंसर डी था। फिर ये देखिए IAS प्री 2010 का प्रश्न है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्न में से किस एक से होकर गुजरती है। मतलब जो अक्षांश सिक्किम से गुजर रही है वो इन चारों स्थानों में से और कहाँ से होकर गुजरेगी। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर तो नहीं होगा, पंजाब भी नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश भी नहीं होगा, तो राजस्थान होगा। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, अब ये कौन सा जिला है जिसमें 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ये RAS RTS प्री 2010 की प्रश्न है। जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। तो इसका आंसर बी जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है। अब आइए तीसरा पार्ट, भारत में एवं कर्क रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। गुजरात, राजस्थान, राजस्थान का क्षेत्र, मध्य प्रदेश, यहाँ देखिए गुजरात, ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड,
ये पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ जाती है, तो बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे याद ये रखना कि 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर पहुँच जाता है, तब 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर होता है सूर्य। आइए इसका प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बिहार झारखंड उस वक्त एक ही था, क्योंकि ये 1990 का प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा बिहार झारखंड, क्योंकि उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से भी नहीं गुजरती है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 राज्य में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अतः वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में विकल्प भी सही उत्तर था। आइए दूसरा प्रश्न। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। गुजरात गुजरती है, छत्तीसगढ़ गुजरती है, उत्तर प्रदेश नहीं गुजरती है, झारखंड गुजरती है। मतलब 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 है, तो इसका आंसर ए सही होगा। ये यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न था। ये एमपी पीसीएस 2014 का प्रश्न है। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन सभी से। तो इन सभी हो जाएगा। मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है। ये उत्तराखंड पीसीएस 2010 का प्रश्न है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 6 गलत, 7 गलत, 9 गलत, 8 से गुजरती है। ये भारत का एक राज्य जिसमें होकर कर्क रेखा गुजरती है। मतलब इन सभी में बताना है कि कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है। तो झारखंड से, जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। निम्न नगरों में कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित हैं? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। तो अगरतला कैपिटल है, जबलपुर, उज्जैन। तो इसमें गांधीनगर हो जाएगा आंसर, क्योंकि गांधीनगर गुजरात कैपिटल और सबसे नज़दीक में है। ये देखिए विकल्प में दिए गए भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति निम्नानुसार है। अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर, गांधीनगर 23 डिग्री 13 मिनट उत्तर, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर और जौनपुर, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर। तो यहाँ सबसे कम डिफरेंस देखिए इसमें आ रहा है, 17 मिनट का मात्र अंतर आ रहा है गांधीनगर से। दूरी के अनुसार उपयुक्त में कर्क रेखा से सबसे कम अक्षांशीय अंतर गांधीनगर का है, अतः गांधीनगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट होता है। आप ये वाला देखिए, समझिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। तो इसका आंसर है कोलकाता। आइए इसका विवरण देखते हैं कैसे। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए नगरों से कर्क रेखा के परिप्रेक्ष्य में अक्षांशीय स्थितियाँ इस प्रकार है। दिल्ली 28 डिग्री 16 मिनट 28 डिग्री 61 मिनट उत्तर, कोलकाता 22 डिग्री 33 मिनट उत्तर, जोधपुर 26 डिग्री 29 मिनट उत्तर, नागपुर 21 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो सबसे कम दूरी कोलकाता से ही है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर से 23 डिग्री 30 मिनट है, अतः उपयुक्त में कर्क रेखा के निकटतम नगर कोलकाता है। ये IAS प्री 2003 का प्रश्न था।
कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। यहाँ 0 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, तो ये हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, क्योंकि यहाँ देखिए क्या था, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर। यहाँ 33 था, 30 नहीं था। तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो झारखंड कर्क रेखा पे है, मिजोरम, त्रिपुरा में कर्क रेखा है, झारखंड में कर्क रेखा है, त्रिपुरा में कर्क रेखा है, मणिपुर और मिजोरम। तो मिजोरम में भी कर्क रेखा है, तो मणिपुर है, तो मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। तो हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली कर्क रेखा से इन सभी के रेस्पेक्ट में ज़्यादा नज़दीक है। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिन की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली में स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर है, अतः यह दिन की अवधि अधिकतम होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है? जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। ये यूपीपीसीएस में 2017 का प्रश्न था। इसका विवरण देखिए। विकल्प में दिए गए शहरों की अक्षांशीय स्थिति इस प्रकार है। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट, वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट। सारी उत्तरी गोलार्ध में है। उपयुक्त शहरों की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट का शहर जबलपुर होगा, क्योंकि जबलपुर का अक्षांश एवं कर्क रेखा मध्य अक्षांशीय अंतर सबसे कम है। आइए अगला पाठ में चलते हैं। मानक समय। किसी देश में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर की स्थिति स्थानीय समय के को पूरे देश का समय मान लिया गया है। मतलब किसी देश के किसी एक मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का समय मान लिया गया है, जिसे मानक समय कहते हैं। भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद अब प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मध्य GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये देखिए मैप में दिखाया गया, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की यम उत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। प्रधान यम उत्तर 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिमी दोनों और 180 तक देशांतर रेखाएं होती है तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखा पृथ्वी के बराबर भागों में विभाजित करती है, इसलिए इन सभी को महान वृत्त ग्रेट सर्किल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान यमोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तब सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिमी की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट मतलब 1440/360 का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। मतलब 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री अपने पूरब से पश्चिम से पूर्व की ओर घूम जाएगी। मतलब ये पृथ्वी है तो 1 घंटे में इस तरफ 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाएगी।
समझ रहे हैं। पृथ्वी इस तरफ अपने पश्चिम से पूर्व की ओर 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाएगी। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है, अतः 0 डिग्री प्रधान एवं उत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय GMT से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर GMT से पीछे रहता है। 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटा की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिमी यमोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई है। काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेडलाइन कहलाती है। मतलब ये देखिए, दिखाते हैं आपको काल्पनिक रेखा कैसी होती है, कैसे बांटा गया है शहरों को, देशों को। ये देखिए आपके लिए मैप में हम लाए हैं काल्पनिक रेखा। ये इंटरनेशनल डेडलाइन, ये काल्पनिक रेखा। ये देखिए, ये ऐसे आई है, फिर यहाँ पे अपने पूर्व की ओर हो गई है, फिर यहाँ पश्चिम की ओर हो गई है, फिर पूर्व की ओर हो गई सीधी आते हुए, यहाँ पूर्व की ओर हो गए। देखिए ये कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो गई है क्योंकि यहाँ पे द्वीप समूह आ गई है, और फिर ये पूर्व की ओर चलते हुए अपने सीध में मिल गई है। इसके इधर जितना जाएंगे ये समय घटेगा और इसके इधर आएंगे तो जुटेगा। इसी तरह से यहाँ 0 डिग्री जो कि लंदन से होकर गुजरता है, इसके इधर पूर्व आने में समय जुटेगा और पश्चिम जाने पे समय घटेगा। मतलब यहाँ प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री या GMT से पूर्व की ओर जितना डिग्री बढ़ेंगे, हर 1 डिग्री पे 4 मिनट जुटता जाएगा, और GMT से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो हर 1 डिग्री पे 4 मिनट घटता जाएगा। यदि इधर 1 घंटा आगे बढ़ गए, 1 आवर आगे बढ़ गए, तो हम 15 डिग्री पूर्व की ओर बढ़ जाएंगे। अगर 1 घंटा इस तरफ हम चले गए तो हम 15 डिग्री पश्चिम की ओर घट जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये भारत का है, ये भारत का है 82.5 डिग्री, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से पश्चिम में स्थित है, और इसीलिए ये 5.5 घंटा आगे है। चलिए अब इसके प्रश्नों को देखा जाए। आइए अब इसके प्रश्नों पे चलते हैं। जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं, उस स्थान की अवस्थिति जिस यमोत्तर पर है वह है। मतलब भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट पे 12 बज रहे हैं रात के, और किसी स्थान पे 6 बज रहे हैं सुबह के, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यमोत्तर पर है वह क्या है? तो 6 घंटा ये भारत से आगे है। तो 6 घंटा मतलब 15 छक 90, मतलब 90 डिग्री इसमें और जोड़ दिया जाए तो उस स्थान का पता चल जाएगा। तो 82 प्लस 90, ये 2, ये 8 7 172 डिग्री, मतलब 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो ये हो जाएगा बी आंसर, उसका हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। इसका देखिए, आइए विवरण देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यमोत्तर के बीच 15 डिग्री गुने 6 मतलब 90 डिग्री, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा का अंतराल होता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री यमोत्तर है, अतः वह स्थान 90 प्लस 82.5 बराबर 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व होगा। समझ रहे हैं आप लोग ये वाली प्रश्न? चलिए ठीक है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर में स्थित बालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो पूरब पश्चिम से पूरब की ओर भारत टोटल 30 डिग्री का विस्तार रखता है।
तो 30 डिग्री मतलब 2 घंटा, तो आंसर बी होगा। ये यूपी पीसीएस प्रीज 1992 का है। आइए इसका विवरण देखते हैं। गुजरात के देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अतः गुजरात का पश्चिमी एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरीय अंतर 97 डिग्री 30 मिनट से -68 डिग्री 4 मिनट बराबर 29 डिग्री 26 मिनट है। चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए 29 डिग्री 26 मिनट गुणे 4 बराबर 118 मिनट अर्थात लगभग 2 घंटे का अंतराल होगा। इसलिए दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है सूर्योदय के और सूर्यास्त के समय में। आइए अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर का देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल के देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांशीय बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणी है। तो इसमें 2 और 3 कथन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए इसका विवरण देखते हैं। उपयुक्त में दिए गए कथनों पर नगरों की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थितियां इस प्रकार है। जबलपुर, इंदौर, भोपाल, औरंगाबाद, बड़ोदरा, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई सभी की स्थितियाँ दी हुई है। कौन कितने अक्षांश पर है, कौन कितने देशांतर पर स्थित है। तो कथन, आइए अब कथन देखते हैं। जबलपुर का देशांतर रेखा 79.95 डिग्री ईस्ट, इंदौर 76 डिग्री ईस्ट व भोपाल 77.42 डिग्री ईस्ट के बीच नहीं है, अतः कथन 1 गलत है। कथन 2, औरंगाबाद के अक्षांश 19 डिग्री 53 मिनट 47 सेकंड नॉर्थ, बड़ोदरा 22 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ व पुणे 18 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ के अक्षांशों के बीच स्थित है, अतः कथन 2 सही है। कथन 3, बेंगलोर का अक्षांश 12.97 डिग्री नॉर्थ है तथा चेन्नई का अक्षांश स्थित 13 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, अतः बेंगलोर चेन्नई की अपेक्षा अधिक दक्षिणी नगर है, अतः कथन 3 सही है। इस प्रकार कथन 2 और 3 सही है, जबकि कथन 1 गलत है। यह प्रश्न IAS प्री 2003 का पूछा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न पर खास विचार कीजिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है। रीवा, सागर, उज्जैन या होशंगाबाद। तो इसका आंसर रीवा होगा। ये MPPC 2008 का प्रश्न था, इसलिए रीवा, क्योंकि रीवा MP में है, इसलिए MP वालों का खास जोर था यहाँ पे। मानक समय के निकटतम के संबंध में विकल्प दिए गए नगरों की स्थिति इस प्रकार है। रीवा 81 डिग्री 19 मिनट पूर्व देशांतर, सागर 78 डिग्री 50 मिनट पूर्व देशांतर, उज्जैन 75 डिग्री 43 मिनट पूर्व देशांतर, होशंगाबाद 77 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर है। अतः स्पष्ट है कि रीवा भारत मानक समय देशांतर के निकटतम है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वग्रह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। फिर से पढ़ते हैं प्रश्न, एक बार फिर से सुनिएगा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वग्रह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। तो इसका स्थानीय समय होगा 10:38, क्योंकि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है और ये 92 डिग्री पूर्व का है, तो इसके बीच में 9 डिग्री और 30 मिनट का अंतर है, तो 9 डिग्री हो गया, तो 9×36 प्लस 2 मिनट और, तो 38 मिनट जोड़ दिया जाए तो 10:38 पूर्वग्रह हो जाएगा। तो इसका विकल्प बी होगा। ये IAS प्री 1999 का प्रश्न है। 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलांग मेघालय की राजधानी एवं भारत के मानक समय के बीच 92 - 82.5 तो 9.5 डिग्री देशांतर का अंतर है। चूँकि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए इसके बीच 9 डिग्री और आधा मिनट मतलब 9.5 डिग्री गुने 4 बराबर 38 मिनट का अंतर होगा। चूँकि भारतीय मानक समय पर पूर्वग्रह के 10 बजे हैं, इसलिए शिलांग के पूर्वग्रह का 10:38 का समय होगा, अतः विकल्प भी सही है।
ये देखिए यूपी पीसीएस 2001 का प्रश्न है। यदि भारतीय मानक समय यम उत्तर पर मध्यग्रह है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है, तो वहाँ 12 बज रहे हैं, मध्यग्रह है तो मध्या है, तो 120 डिग्री पे क्या होगा? तो इसमें 120 घटा दिया जाएगा। 120 में ये अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो आ जाएगा 37 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा। उससे उसको अगर 4 से गुना करेंगे तो 150 मिनट हो जाएगा। तो 150 मिनट 12 बजे में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14:30। तो इसका विकल्प भी होगा। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं भारतीय मानक समय के बीच देशांतरीय अंतर 120 माइनस 38 डिग्री 30 मिनट बराबर हो गया 37 डिग्री 30 मिनट का है। चूँकि एक देशांतर 4 मिनट का अंतर आता, इसलिए 37 डिग्री 30 मिनट गुने 4 बराबर 150 मिनट, अर्थात 2 घंटा 30 मिनट का अंतर होगा। चूँकि भारतीय मानक समय पर मध्याह्न 12 बजे हैं, इसलिए 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 प्लस 2 घंटा 30 मिनट बराबर 14 घंटा 30 मिनट का समय होगा, अतः विकल्प भी सही है। फिर आइए अगला प्रश्न पे। भारतीय मानक समय की यम उत्तर नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की यम उत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? तो इसका ऑप्शन है नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद हो जाएगा इसका विकल्प। भारतीय मानक समय की देशांतरी रेखा 80 डिग्री 30 मिनट इलाहाबाद अब प्रयागराज के पास नैनी से होकर गुजरती है। फिर निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्यग्रह रेखा कहलाता है? तो जाएगा 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। फिर भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किससे समीप से लिया गया है? तो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। भारतीय मानक समय IST का ग्रीनविच मध्य समय GMT से अंतर पाया जाता है, तो 5 घंटा और 30 मिनट का अंतर पाया जाता है, तो इसलिए विकल्प भी सही होगा। ये देखिए 2 बार पूछा हुआ था BPSC 2001 में, झारखंड 2010, 2003 और 2010 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। ये वाला प्रश्न 3 बार पूछा गया, एक बार BPSC 2001 में, 2 बार झारखंड 2003 और 2010 में पूछा गया है। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, अतः विकल्प भी सही है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है, तो गुजरात के कांगड़ा में सूर्योदय किस समय IST पे होगा? तो गुजरात के अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे होता है, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, तो 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, तो लगभग 7 बजे प्रायः होगा। अरुणाचल प्रदेश के तिरप 95 डिग्री 31 मिनट और गुजरात के कांगड़ा 70 डिग्री 11 मिनट में सूर्योदय के समय में देशांतरी स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है, अतः तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रायः होता है, पर कांगड़ा में सूर्योदय लगभग 7 बजे प्रायः होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? यह IAS 2018 का प्रश्न है, मतलब बिल्कुल अभी लेटेस्ट का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? बेंगलुरु, नागपुर, हैदराबाद, पुणे। तो हैदराबाद तो नहीं होगा, पुणे भी नहीं होगा, नागपुर भी नहीं होगा, तो बेंगलुरु होगा इसका आंसर। दिल्ली का देशांतरीय विस्तार 76 डिग्री 50 मिनट पूर्वी से 77 डिग्री 20 मिनट पूर्वी के मध्य है। या वह शहर दिल्ली के समीप देशांतरीय पर स्थित होगा जिसका देशांतरीय अंतर दिल्ली के सबसे कम होगा। प्रश्न दिए गए शहरों का देशांतरीय विस्तार इस प्रकार है। बेंगलुरु का 77 डिग्री 19 मिनट से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्व है। हैदराबाद 78 डिग्री 23 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 68 मिनट पूर्व है। नागपुर 78 डिग्री 15 मिनट पूर्व से 79 डिग्री 40 मिनट पूर्व है। पुणे 73 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 75 डिग्री 10 मिनट पूर्व है। तो सबसे समीप में बेंगलुरु आता है। दिए गए विकल्पों में बेंगलुरु दिल्ली के सर्वाधिक समीप देशांतर
पर स्थित होगा क्योंकि दिल्ली और बेंगलुरु के मध्य संतरीय अंतर सबसे कम होगा, तब विकल्प ए उत्तर सही है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी का कल पढ़ेंगे। बाकी में दूरस्थ बिंदु, फिर समवर्ती देश, बस 2 पार्ट इसका बचा हुआ है, फिर ये पहला पार्ट ख़त्म हो जाएगा भारत के भूगोल का घटना चक्र में। आप सभी से मेरा यही कहना है कि आपका फीडबैक काफ़ी मैटर करता है, इसलिए आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। और ये घटना चक्र का पहला सेशन है, इसमें पूरा घटना चक्र आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा कैसे कहाँ पे क्या है, हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा। इसलिए आप कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा ये पार्ट। अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट इसमें देखना है तो वो आप वो भी बताइए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो या जब भी इसका दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट आए तो आप उसे जल्दी से जल्दी देख लें। और हमारा एक और पार्ट चल रहा है, उसमें मैप बताया जा रहा है, तो अगर आप अभी तक मैप वाले पार्ट को नहीं देखे तो जाइए उसे भी देखिए और बताइए आपको मैप का पार्ट कैसा लग रहा है और अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।